यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बीएड सेकेंड ईयर की परीक्षा 2 सितंबर से जो प्रस्तावित है उसकी तैयारी के क्रम में हम चर्चा कर रहे थे फर्स्ट पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में भी हम चर्चा कर रहे थे शिक्षण के प्रतिमानों की। कल हमने चर्चा किया था शिक्षण प्रतिमान का अर्थ क्या होता है, शिक्षण प्रतिमान की परिभाषा तथा शिक्षण प्रतिमान की विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा किया। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षण प्रतिमान के कार्य कौन कौन से होते हैं। एक बार फिर से क्विक रिवीजन करिए कि शिक्षण प्रतिमान होता क्या है। तो शिक्षण प्रतिमान का मतलब कि जब हम कोई कार्य करने जाते हैं तो सबसे पहले उसको हम नियोजित करते हैं, एक योजना बनाते हैं कि हम किस काम के बाद कौन सा काम करेंगे। इस तरीके से हम एक पूर्व नियोजित कार्यक्रम तैयार करते हैं। वही सेम चीज़ आपकी शिक्षा में भी लागू होता है, क्योंकि एक निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति एक शिक्षक को करना होता है और उस निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसको पूर्व नियोजित अपना पूरा एक खाका तैयार करना होता है और उसी खाके के अनुसार उसको चल करके अपने जो शिक्षण उद्देश्य हैं उसको पूरा करने का काम वह टीचर करता है। तो ये जो एक खाका होता है शिक्षण कार्य करने के लिए, जो एक खाका तैयार किया जाता है कि स्टेप बाय स्टेप पहले ये काम करेंगे फिर ये काम करेंगे और करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, यही जो खाका होता है उसी को प्रतिमान कहा जाता है, शिक्षण के प्रतिमान कहा जाता है। अब शिक्षण प्रतिमान का जो मुख्य कार्य है वह जो शिक्षण के उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति करना, कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति किस प्रकार से किया जाए। जो भी शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं वो उद्देश्य किस प्रकार से पूरा किया जाए, तो वही उद्देश्य पूरा करने का जो कार्य होता है कि किस प्रकार से पूरा किया जाए, यही हमारे शिक्षण प्रतिमान का कार्य है कि उद्देश्यों की प्राप्ति किस प्रकार से हम करें। उद्देश्यों की प्राप्ति ही केवल एक मेन मकसद नहीं है, क्योंकि जब तक हम अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर नहीं बनाएंगे, प्रभावशाली नहीं बनाएंगे, आकर्षक नहीं बनाएंगे, बच्चों के लिए उपयोगी नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वह अच्छा नहीं हो सकता है। तो वही एक खाका तैयार किया जाता है, वही एक खाका होता है जो शिक्षण प्रतिमान कहलाता है। तो शिक्षण प्रतिमान का जो पहला कार्य है कि शिक्षण में विकास करना। शिक्षण में विकास, आप जानते हैं कि शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं, शिक्षण पूर्व की अवस्था, अंतःक्रिया की अवस्था और शिक्षण पश्च अवस्था। शिक्षण पूर्व की जो अवस्था होती है उसमें हम योजना तैयार करते हैं और योजना के साथ साथ हम किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, किस विधि का प्रयोग करेंगे, किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करेंगे, कौन सा आव्यूह हम प्रयोग करेंगे, इस प्रकार से सारी चीज़ें शिक्षण के पहले ही व्यवस्थित कर ली जाती हैं कि बच्चों को अगर हम पढ़ाने जा रहे हैं तो किस विधि से पढ़ाएंगे, किस प्रविधि से पढ़ाएंगे, किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करेंगे, किस शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग करेंगे, किस शिक्षण आव्यूह का प्रयोग करेंगे, कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री का हम प्रयोग करेंगे। ये सारी चीज़ें शिक्षण पूर्व अवस्था में होती हैं, पूरा अरेंजमेंट वहीं कर लिया जाता है। तो ये सबसे पहले जब शिक्षण प्रतिमान होता है सबसे पहले हमको यही चीज़ें बताता है कि किस प्रकार से हम उन चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं। दूसरा होता है कि शिक्षण की अवस्था, या उसी को कहा जाता है अंतःक्रिया की अवस्था। जो शिक्षण की अवस्था होती है या अंतःक्रिया की अवस्था होती है, उस अंतःक्रिया की अवस्था में शिक्षण कार्य होता है, शिक्षण कार्य किया जाता है। तो शिक्षण कार्य भी करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम किस प्रकार से काम करेंगे। क्लास में टीचर पहुंचता है, पहले प्रस्तावना प्रश्न करता है, ऐसा नहीं होता है कि प्रस्तावना प्रश्न बाद में करेगा। उसके बाद टीचर अपने व्याख्यान को शुरू करता है, फिर मूल्यांकन करता है और उसके बाद फिर वो विकासात्मक प्रश्न करके आगे बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो शिक्षण अंतःक्रिया की अवस्था है उसमें हम किस प्रकार से काम करेंगे, किस प्रकार से हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाएंगे, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वह भी शिक्षण प्रतिमान के कार्य होते हैं। शिक्षण पश्च अवस्था में मूल्यांकन का कार्य होता है कि हमने जिन उद्देश्यों को लेकर के शिक्षण कार्य किया वो कहाँ तक उसकी पूर्ति हुई, इसका मूल्यांकन शिक्षण के पश्च अवस्था में होता है और ये कमियां कहाँ कहाँ रह गई, इसका मूल्यांकन शिक्षण की पश्च अवस्था में होता है। तो शिक्षण पूर्व अवस्था,
शिक्षण की अवस्था, शिक्षण पश्चात अवस्था, ये विकास, शिक्षण का विकास है। और ये विकास के बारे में जो बताता है वह है शिक्षण प्रतिमान। तो सबसे पहला जो इसका कार्य है कि शिक्षण में विकास करना, किस प्रकार से हम शिक्षण का विकास करेंगे, शिक्षण को रुचिकर बनाएंगे, शिक्षण को प्रभावशाली बनाएंगे, शिक्षण को छात्रों के लिए उपयोगी बनाएंगे, इसकी जो चर्चा होती है वह शिक्षण प्रतिमान के कार्य हैं। नंबर 2 अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम का विकास। पाठ्यक्रम का विकास का मतलब जो समाज होता है, समाज अपने अनुसार एक विद्यालय की स्थापना करता है, एक संस्था की स्थापना करता है, और उसमें वहाँ जो लोकलिटी है उसी लोकलिटी के हिसाब से जो वहाँ की मांग होती है, उसी मांग के हिसाब से ही वहाँ जो भी कोर्स होते हैं वो संचालित किए जाते हैं। तो पाठ्यक्रम का विकास किस प्रकार से किया जाए, आज समाज की क्या ज़रूरत है, इसके संदर्भ में भी शिक्षण प्रतिमान बताता है और उसका ये एक कार्य है। तो कक्षाओं के लिए, विभिन्न विषयों के लिए सामग्री का तैयार करना, उसका पाठ्यक्रम तैयार करना, यह भी शिक्षण प्रतिमान का एक कार्य है। तीसरी अगर चर्चा करें तीसरे कार्य की, तो जो अनुदेशनात्मक सामग्री होता है उसका विशिष्टीकरण। जैसे जब हम डायरेक्शन देते हैं, जब हम व्याख्यान करते हैं, जब हम अनुदेश करते हैं, तो वहाँ पे जो अनुदेशन का तरीका होता है वह आप देखते हैं सभी टीचरों का अलग अलग अपना अपना होता है। तो पाठ्यक्रम के निर्माण के बाद जब हम अपनी शिक्षण विधियों का निर्धारण कर लेते हैं तो उसी के अनुसार हम शिक्षण कार्य करते हैं, और कब किस सामग्री की जरूरत हमको है, कहाँ किस शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना है, किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना है, किस शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग करना है, ये सारी चीज़ें भी शिक्षण के प्रतिमान हमको बताते हैं। यदि हम चौथे कार्य की बात करें तो मार्गदर्शन। मार्गदर्शन का मतलब, जब हमने कहा कि ये खाका हम तैयार करते हैं तो खाका का मतलब ही हमने क्या किया, एक रास्ता हमने तैयार कर दिया। और एक रास्ता तैयार करने का मतलब कि हम किस रास्ते पे जा करके शिक्षण कार्य करेंगे, यानी सबसे पहले हम जाएंगे तो क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वो सारी चीज़ों का ये खाका टीचर के मन में तैयार हो जाता है। और वही जो खाका होता है उसी को तो प्रतिमान कहा जाता है। तो प्रतिमान क्या हुआ कि एक रास्ता दिखाने का जो काम होता है, यानी मार्ग दिखाने का जो काम होता है, मार्गदर्शन का जो काम होता है, मार्ग निर्देशन का जो काम होता है, वह हमारे शिक्षण प्रतिमान करते हैं। लास्ट पॉइंट अगर इसके देखें हम कि लास्ट पॉइंट में क्या काम करता है, तो जिन उद्देश्यों को लेकर के शिक्षण कार्य प्रारंभ किया गया, उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, इसकी जानकारी भी हम शिक्षण प्रतिमान के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो इस शिक्षण प्रतिमान की ये 5 प्रमुख कार्य रहे। शिक्षण प्रतिमान के बारे में अगर आपने जान लिया कि शिक्षण प्रतिमान क्या है, एक हम खाका तैयार करते हैं कि किस प्रकार से शिक्षण किया जाएगा, और वो खाका हमको बताता है कि हमको कब क्या करना है, किस सामग्री का प्रयोग करना है, हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रुचिकर कब बनेगी, प्रभावशाली कब बनेगी, उपयोगी कब बनेगी। तो ये सारी चीज़ें हमको शिक्षण प्रतिमान से ही पता चलता है। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि जो शिक्षण प्रतिमान होते हैं उसमें कौन कौन से मुख्य तत्व होते हैं। तो तत्व के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसमें प्रमुख रूप से 4 तत्व, कहीं कहीं आपको 5 भी मिलेगा, लेकिन प्रमुख रूप से 4 तत्व होते हैं। सबसे पहले उद्देश्य होता है, फिर संरचना होता है, फिर सामाजिक प्रणाली होता है, और फिर मूल्यांकन प्रणाली या सहायक प्रणाली होता है। उद्देश्य आप जानते हैं, उद्देश्य क्या होता है कि जिसके आधार पे हमने प्रतिमान का विकास किया, यानी प्रतिमान का विकास का मतलब किन उद्देश्यों की प्राप्ति हम करना चाहते हैं उस प्रतिमान के सहारे। तो उद्देश्य तो पूर्व निर्धारित हो गए कि किस प्रकार के उद्देश्य इस प्रतिमान के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, तो पूर्व निर्धारित एक उद्देश्य हो गया, और उस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम क्या करेंगे और किस टाइप से करेंगे। तो उद्देश्य में सबसे पहला जो इसका तत्व है उद्देश्य होता है, और उद्देश्य तात्पर्य कि जो हमने अपने उद्देश्य निर्धारित किए, जो हमने शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए, उन उद्देश्यों के बारे में ही चर्चा इसमें होती है। जो टीचर होता है
जिन उद्देश्यों को लेकर के जाता है उन उद्देश्यों की पूर्ति क्लासरूम में वह करना चाहता है, और उसके लिए जिस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार के योग्यता की विकास की आवश्यकता होती है अपने छात्रों के अंदर, वह क्या परिवर्तन करना चाहता है, क्या परिमार्जन करना चाहता है, क्या किस प्रकार से सुधार करना चाहता है, इसकी जब चर्चा होती है तो वो उद्देश्य में ही आता है। और वह एक टीचर क्लासरूम में जाने से पहले ही अपने उद्देश्यों को निर्धारित कर लेता है, और जब तक वह उद्देश्यों को निर्धारित नहीं करेगा तब तक अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किन किन सामग्रियों का प्रयोग करना है और स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से उसको कार्य करने हैं उसका निर्धारण वह नहीं कर पाएगा। तो उद्देश्यों को निर्धारित करना, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उस पर कार्य करना, और कितना हमने उद्देश्य प्राप्त किया है, किस सीमा तक हमने उद्देश्यों को प्राप्त किया, इसका पता लगाना भी ये आता है उसके प्रतिमान के उद्देश्य के अंतर्गत। दूसरा है संरचना। संरचना आप जानते हैं कि संरचना जो शिक्षण की अवस्था हमने बताया, शिक्षण की अवस्था यानी संरचना में वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं जो शिक्षण की अवस्था में होती हैं। यानी इसी अवस्था में आपका कौन सी विधि प्रयोग होगा, कौन सी प्रविधि प्रयोग होगा, कौन सा सूत्र प्रयोग होगा, कौन सा सिद्धांत प्रयोग होगा, कौन सा आव्यूह प्रयोग होगा, कौन सा शिक्षण अधिगम सामग्री आप प्रयोग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस अवस्था में होती हैं। यानी ये संरचना की पूरी, अपने टीचिंग की संरचना की पूरी व्याख्या इसी के अंतर्गत आता है और वो कहलाता है संरचना। तो शिक्षण प्रतिमान की संरचना में शिक्षण सोपान की व्याख्या की जाती है। तो किस प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे इसकी व्याख्या की जाती है। इसके अंतर्गत शिक्षण क्रियाओं एवं युक्तियों की व्यवस्था का क्रम निर्धारित किया जाता है। यानी हम किस प्रकार से क्या कार्य करेंगे ये यहाँ निर्धारित किया जाता है। यह विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से संबंधित है। यह हमने बताया कि ये शिक्षण की अवस्था है, अंतःक्रिया की अवस्था है। तो यहाँ जो कंटेंट हमारा है उसको हम वहाँ क्या करेंगे, लोगों के, बच्चों के सामने, छात्रों के सामने हम प्रस्तुत करते हैं। संरचना में प्रतिमान के विभिन्न पद विभिन्न भिन्न क्रियाओं के विभिन्न पक्षों या चरणों में परस्पर संबंध स्थापित करते हैं। यानी जो आप वहाँ कार्य करते हैं, जिन जिन विधियों का प्रयोग, जिन जिन आव्यूहों का प्रयोग, जिन जिन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग, जिन जिन आप सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, उसको किस प्रकार से आप तारतम्य बैठाएंगे, इसकी चर्चा भी आप संरचना के अंतर्गत ही करते हैं। अगर हम तीसरे की चर्चा करें तो सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली आप जानते हैं, अगर हम ऐसे नॉर्मल में सामाजिक प्रणाली की बात करें तो समाज में जो एक प्रणाली होती है उसी को हम सामाजिक प्रणाली बोलते हैं। तो कक्षा कक्ष जो होता है वह भी एक सामाजिक प्रणाली होता है। सामाजिक प्रणाली में छात्र होते हैं और शिक्षक होता है, और सबसे अच्छा टीचिंग वही माना जाता है, सबसे अच्छा शिक्षण वही माना जाता है जहाँ छात्र और शिक्षक के बीच में अंतःक्रिया निरंतर होती रहती है। आपने शिक्षण के प्रकार में पढ़ा होगा कि एक तंत्र शिक्षण, प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र में शिक्षण, और अहस्तक्षेप रहित यानी हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण। जब आपने एक तंत्र में शिक्षण पढ़ा होगा तो तानाशाही होता है, जहाँ पे शिक्षक ही सब कुछ होता है। यानी कि वहाँ पे बालक के लिए कुछ नहीं होता है, बालक वहाँ कुछ पूछ नहीं सकता। जो शिक्षक कह रहा है छात्र को उसको मानना है। लेकिन जब आप प्रजातंत्र में आएंगे तो प्रजातंत्र का मतलब कि दोनों को समान अधिकार प्राप्त हो जाता है, चाहे वो शिक्षक हो और चाहे वो छात्र हो। एक दूसरे से वह अपने प्रश्नों को आदान प्रदान कर सकता है, और ये जो अवस्था होती है वो प्रजातंत्र की अवस्था होती है, जहाँ दोनों लोग स्वतंत्र हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, जिसको समझ में नहीं आता वो पूछ सकता है। तो ये लोकतंत्र की अवस्था, प्रजातंत्र की अवस्था हो गई। तीसरी अवस्था जो हस्तक्षेप रहित यानी किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, जो प्रगतिशील शिक्षा का एक आज साधन माना जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा है क्या, जहाँ पे बच्चों की क्षमता, योग्यता, आयु स्तर के हिसाब से बच्चों को शिक्षा दी जाए, वो आज प्रगतिशील शिक्षा है। और ये जो हस्तक्षेप रहित है ये उसी पे, यानी जो बाल केंद्रित शिक्षा है वह हस्तक्षेप रहित से ही निकल करके आया है। तो जब हम सामाजिक प्रणाली की बात करते हैं तो सामाजिक प्रणाली का मतलब कि जहाँ पे छात्र और शिक्षक एक दूसरे से अंतःक्रिया स्वतंत्र रूप में कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न जिसके दिमाग में जो आता है वह उससे पूछ सकता है। ये जो चर्चा होती है ये सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत होती है। अगर हम चौथे पॉइंट की चर्चा करें, मूल्यांकन प्रणाली या सहायक प्रणाली, तो अभी तक जो हमने खाका तैयार किया उस पर हमने तो सारा अपना काम कर दिया। अब बच्चों तक कितना मैटर पहुंचा, बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन आए, उसमें किस प्रकार के सुधार आए, उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई,
इसकी बात जब करेंगे हम कि उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हमको हुई, तो यह हमको जो शिक्षण के प्रतिमान है उसके मूल्यांकन या सहायक प्रणाली के अंतर्गत हमको पता चलेगा। तो कोई भी प्रतिमान होगा, किसी भी मनोवैज्ञानिक का प्रतिमान होगा, तो वह 4 चरणों में मुख्य रूप से होगा। उसमें उद्देश्य होगा, उसमें संरचना होगा, उसमें सामाजिक प्रणाली होगा, उसमें मूल्यांकन होगा या सहायक प्रणाली होगा। तो ये हो गए शिक्षण प्रतिमान के तत्व, आधारभूत तत्व। ये थे 4 तत्व, याद रखिएगा। शिक्षण के आधारभूत जो तत्व हैं वो सबसे पहले उद्देश्य है, उसके बाद संरचना है, उसके बाद सामाजिक प्रणाली और उसके बाद मूल्यांकन या सहायक प्रणाली। तो ये शिक्षण प्रतिमान के बारे में आज हमने चर्चा किया। इसके बाद वाले क्लास में लेकर के आएंगे बेसिक शिक्षण प्रतिमान। रॉबर्ट ग्लेजर ने दिया है बेसिक शिक्षण प्रतिमान, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सन 1962 ईस्वी में उन्होंने दिया था, तो उसके बारे में आगे के क्लास में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।